हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 145 बुरी तरह घायल। छिपी तलवार की अप्रत्याशित हरकत से फैंग यी सदमे से पीली पड़ गई और उसे सोचने का समय नहीं मिला, इससे पहले कि वह अपनी आकृति को पीछे की ओर झुकाए, जैसे कि वह आधे में टूट गई हो, ताकि वह छिपी तलवार के हमले से बच सके। हालांकि ठीक इसी समय यांग ये की मुट्ठी उसके पेट से टकरा गई। टकराना। फैंग यी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी हथौड़े से मारा गया हो। उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली जबकि उसका शरीर उड़ गया। हालांकि वह जानती थी कि यांग यी की शारीरिक शक्ति बहुत भयानक थी, लेकिन जब उसने खुद इसका अनुभव किया तो उसे एहसास हुआ कि उसने उसकी शारीरिक शक्ति को कम करके आंका था। आखिरकार यह विशुद्ध रूप से एक मुक्का था और कोई तकनीक नहीं थी। यांग ये ने फैंग यी को सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। जिस क्षण वह उड़ रही थी, उसने तेजी से अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और उसने जमीन से आने वाली जवाबी ताकत पर भरोसा करके फैंग यी की ओर विस्फोटक तरीके से गोली चलाई। उसी समय अदृश्य छिपी तलवार बिजली की तरह फैंग यी की ओर गिरी, जो जमीन पर नहीं गिरी थी। जब वह फैंग यी से मात्र 6 मीटर दूर था, यांग ये ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और उसके बगल में दो विशाल जीव प्रकट हुए। ये विशाल जीव स्वाभाविक रूप से सिल्वर और ग्रे थे। उसने इन दो साथियों को शुरू में नहीं बुलाया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि फैंग यी डर से भाग जाए। आखिरकार, अगर कोई स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ भागने का इरादा रखता है, तो उसके लिए उस स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ को रोकना पूरी तरह से असंभव था, भले ही वह व्यक्ति बुरी तरह घायल हो। जब ग्रे और सिल्वर जमीन पर उतरे तो पूरी जमीन हिल गई। दोनों ने अपने सिर उठाए और जोर से चिल्लाने लगे, फिर एक साथ फैंग यी पर झपट पड़े। जब उसने दो नेदर वुल्फ किंग्स को देखा, तो फैंग यी की आंखें चौड़ी हो गईं जबकि उसके दिल में तूफानी लहरें उठ रही थीं। यह वास्तव में दो किंग रैंक डाकबीस्ट हैं। फर्स्ट हेवन रियल्म के एक युवक ने न केवल किंवदंती के तलवार के इरादे को समझा था, बल्कि उसके पास किंग रैंक डाकबीस्ट के बराबर एक भौतिक शरीर भी था और वह किंग रैंक डाकबीस्ट को नियंत्रित करने में सक्षम था। दुनिया में क्या गड़बड़ है? कुछ ही देर में उसके पास इन सब के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उन दो किंग रैंक डाकबीस्ट और यांग यी के हमले उसके सामने आ चुके थे। चकमा। अगर वह सामान्य स्थिति में होती तो वह ऐसा कर सकती थी, लेकिन अब उसे एक तकनीक तावीज ने मारा था, फिर यांग ये ने मुक्का मारा था। उसका पूरा शरीर अंदर और बाहर दोनों तरफ से बुरी तरह घायल हो गया था, और वह चकमा देने में पूरी तरह असमर्थ थी। इसके अलावा, अगर वह चकमा देती, तो यांग ये निश्चित रूप से उसका पीछा कैंसर की तरह करता जो कभी खत्म नहीं होता, और अगर ऐसा हुआ, तो वह और भी भयानक स्थिति में होगी। चूंकि वह बच नहीं सकती थी, इसलिए वह केवल उनसे सीधे भिड़ सकती थी। जब उसने यहां तक सोचा, तो फैंग यी की आंखों में एक दृढ़ निश्चयी भाव चमक उठा। उसने झिझकना बंद कर दिया और उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा पागलपन की तरह उमड़ने लगी, जबकि उसने अपने हाथों से अपनी छाती के सामने एक अजीब सी सील बना ली। एक पल में फैंग यी का शरीर एक भंवर की तरह हो गया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की सारी ऊर्जा को फैंग यी की ओर पागलपन की तरह उमड़ने के लिए मजबूर कर दिया। फैंग यी का दाहिना हाथ ज्वलंत लाल फूलों की लताओं की एक परत से ढका हुआ था, और उसने यांग यी को क्रूर भाव से देखा और क्रूरता से कहा, छोटा कमीना, मर जा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका हाथ जो आग जैसे लाल फूलों की लताओं से ढका हुआ था, अचानक जमीन की ओर गिर पड़ा। टकराना। फैंग यी जहां खड़ा था, वहां से हवा की एक भयानक लहर फूटने के साथ ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे पूरी दुनिया हिल गई। फैंग यी के सबसे करीब मौजूद दो डाकबीस्ट्स को सबसे पहले इसका झटका लगा और वे तुरंत उड़ गए। यह इसका अंत नहीं था। हवा की लहर के फूटते ही जमीन से कई विशाल लाल फूलों की बेलें तेजी से उगईं और फिर उन्होंने फैंग यी को अपने भीतर लपेट लिया। इसके बाद अनगिनत विशाल लाल फूल जो ऊर्जा से बने थे, विस्फोटक रूप से यांग यी की ओर बढ़े। ये ऊर्जा फूल बेहद डरावने थे। जहां भी वे गुजरते, ऐसा लगता था जैसे अंतरिक्ष टुकड़ों में बिखर गया हो, और विस्फोटों की भयावह आवाजें लगातार गूंजती रहती थीं। बकवास, यांग ये ने अपने दिल में चिल्लाया जब उसने फैंग यी को एक तकनीक का प्रदर्शन करते देखा। निश्चित रूप से, अगर दो भेड़ियों ने हवा की उस लहर का विरोध करने में उसकी मदद नहीं की होती, तो वह शायद पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका होता। हालांकि यह इसका अंत नहीं था। हवा की लहर के बह जाने के बाद ऐसा भयानक और अजीब फूल वास्तव में उसकी ओर तेजी से उछला था, और इसने यांग ये को चकित कर दिया। हालांकि वह चकित था, फिर भी उसे और भी अधिक उत्साह और खुशी महसूस हुई। क्यों? क्योंकि फैंग यी ने अपनी चोटों की परवाह न करते हुए जबरदस्ती एक तकनीक को अंजाम दिया था। दूसरे शब्दों में, फैंग यी को घेर लिया गया था, इसलिए उसने एक ही बार में उसे खत्म करने के इरादे से सब कुछ अनदेखा कर दिया था। इस प्रकार, यदि वह इस हमले का विरोध करने में सक्षम था, तो वह अंतिम विजेता होगा। हालांकि, एक स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ द्वारा निष्पादित तकनीक का विरोध करना आसान कैसे हो सकता है?
दो नेदर वुल्फ किंग्स की शारीरिक रक्षा के बावजूद वे अभी भी तुरंत नष्ट हो गए थे, इसलिए यह स्पष्ट था कि यह हमला कितना भयानक था। हालांकि यांग ये के पास इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, भले ही वह ऐसा न करना चाहता हो। इन ऊर्जा फूलों ने एक घना द्रव्यमान बनाया और साथ ही बहुत तेज भी थे, इसलिए वह चकमा देने में पूरी तरह असमर्थ था। फैंग यी की तरह वह केवल उनका सीधे विरोध कर सकता था। यांग ये ने गहरी सांस ली। जब वह इन भयानक फूलों का विरोध करने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग करने वाला था, तो बैंगनी मिंग अचानक यांग ये के सामने प्रकट हुआ। उसने अपना छोटा पंजा लहराने से पहले पलकें झपकाईं, और एक बैंगनी प्रकाश अवरोध ने यांग ये को घेर लिया। जैसे कि उसे पता था कि यह पर्याप्त नहीं था, उसने फिर से अपना छोटा पंजा लहराया, और फिर एक और प्रकाश अवरोध ने पिछले अवरोध को घेर लिया। टकराना। सबसे पहले एक लाल रंग का फूल आया और वह बैंगनी रंग के प्रकाश की उस बाधा पर जा गिरा जिसे बैंगनी रंग के मिंक ने बनाया था। फूल के सामने एक विस्फोट हुआ और बैंगनी रंग का प्रकाश अवरोध तुरंत हवा में बिखर गया। हालांकि इस फूल के पीछे अनगिनत फूल थे। छोटे से साथी ने पलकें झपकाईं और फिर तेजी से अपने छोटे से पंजे को इधर उधर घुमाया। कुछ ही सांसों की अवधि में यांग यी के चारों ओर कम से कम 20 से ज्यादा बैंगनी प्रकाश अवरोध दिखाई दिए और ये प्रकाश अवरोध लगातार संख्या में बढ़ रहे थे। हर एक फूल प्रकाश की एक बाधा को नष्ट कर देता था। सौभाग्य से वह छोटा सा साथी बहुत तेज था, इसलिए यांग ये के चारों ओर बैंगनी प्रकाश की परत लगातार दिखाई देती थी। यांग ये इस दृश्य से बहुत खुश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि बैंगनी मिंक की बैंगनी रोशनी वास्तव में इतनी भयानक होगी, और यह एक स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ द्वारा निष्पादित तकनीक का भी विरोध करने में सक्षम थी। लेकिन कुछ ही समय में यांग ये की मुस्कान गायब हो गई जबकि उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं। यह कोई और नहीं बल्कि इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि बैंगनी मिंक बहुत बुरी हालत में था। शायद यह बैंगनी रोशनी के कारण था, लेकिन बैंगनी मिंक की आंखों में खून की धारें भरी हुई थीं। इतना ही नहीं, उसके छोटे बैंगनी चेहरे पर एक बेहद स्पष्ट पीला सफेद रंग दिखाई दे रहा था। यांग ये यह दृश्य देखकर घबरा गया, और फिर उसने जल्दी से उस छोटे से बच्चे को गले लगा लिया जो लगातार अपना छोटा पंजा हिला रहा था। उसने कहा, बस जल्दी से अंदर जाओ। उसकी आवाज में कोई संदेह नहीं था। बैंगनी मिंक ने यांग यी की ओर देखा, और फिर उसने बैंगनी प्रकाश की ओर देखा जो तेजी से टुकड़ों में बिखर रहा था, इससे पहले कि वह चिंता की अभिव्यक्ति प्रकट करता। चिंता मत करो। क्या तुम भूल गए हो कि मेरा भौतिक शरीर सिल्वर और ग्रे से भी अधिक शक्तिशाली है? ये फूल मुझे घायल करने में असमर्थ हैं। जल्दी से अंदर जाओ, नहीं तो मैं क्रोधित हो जाऊंगी, यांग ये ने कोमल स्वर में कहा। बैंगनी मिंक ने पहले पलकें झपकाईं, फिर सिर हिलाया, और फिर उसने अपना छोटा सा सिर यांग ये के चेहरे पर रगड़ा, इससे पहले कि वह बैंगनी प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो जाए, जो यांग ये के शरीर में प्रवेश कर गई। टकराना। बैंगनी मिंक के छोटे भंवर के भीतर अंतरिक्ष में प्रवेश करने के ठीक बाद यांग ये के चारों ओर आखिरी बैंगनी प्रकाश अवरोध एक फूल द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद एक फूल जो मानव सिर के आकार का था यांग ये के सामने आ गया। वह इसे चकमा देने में असमर्थ था, इसलिए यह फूल सीधे यांग ये की छाती पर जा लगा। टकराना। यांग ये का शरीर हवा में उड़ते हुए नष्ट हो गया। हवा में उसका पीला चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया था। केवल इस फूल के प्रभाव ने ही उसे यह एहसास दिलाया कि वह अपने वर्तमान भौतिक शरीर के साथ इन फूलों के बहुत अधिक प्रभाव को सहन नहीं कर सकता, अन्यथा वह निश्चित रूप से मर जाएगा। क्योंकि केवल इस फूल ने ही उसे यह एहसास दिलाया कि उसकी छाती में अनगिनत दरारें हैं, और यदि वह कुछ और प्रहार सहता है तो उसकी छाती संभवतः फट जाएगी। यांग ये ने इन भयानक उग्र लाल फूलों के सामने जाने की हिम्मत नहीं की। अपनी कलाई के एक झटके से बाओ र द्वारा उसे दिया गया तलवार का संदूक उसके हाथ में आ गया। उसकी गहन ऊर्जा उसमें उमड़ पड़ी, और फिर उसमें से तुरंत 36 तलवारें विस्फोटक रूप से निकल पड़ीं। 36 तलवारें फैंग यी पर हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ीं, और उन्होंने यांग यी के नियंत्रण में उच्च गति पर घूमते हुए एक पूर्ण गोल घेरा बना लिया। टकराना। अनगिनत भयानक फूल 36 तलवारों पर गिरे और भयानक विस्फोटों की गूंज पैदा कर दी। अनगिनत फूल अंतहीन रूप से बिखर गए जबकि यांग यी की तलवारें धीरे धीरे टुकड़ों में बिखर गईं। इस समय फूलों की लताओं से लिपटी फैंग यी का चेहरा बहुत पीला था, जबकि उसके मुंह के कोने पर लाल रंग का खून का छींटा साफ दिखाई दे रहा था। अगर उसने किसी सामान्य समय में इस उच्च श्रेणी के गहन पद का उपयोग किया होता तो वह ऐसी स्थिति में बिल्कुल नहीं होती। हालांकि उसने इसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में किया था, इसलिए बिना किसी संदेह के यह चोट पर चोट जोड़ने जैसा था। हालांकि उसकी राय में यह ठीक था क्योंकि वह उस छोटे कमीने से निपटने में सक्षम थी। अब उसे एक सिद्धांत समझ में आ गया, अपने विरोधियों को कभी कम मत आंको, भले ही उनका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में एक चींटी ही क्यों न हो। अगर उसने बिना अपनी सांस बर्बाद किए शुरुआत में ही हमला कर दिया होता तो यांग ये के पास जरा सा भी मौका नहीं होता, और यह एक सच्चाई थी, भले ही यांग ये के पास वो भयानक तकनीक के तावीज हों। हालांकि वह जिस स्थिति में थी वह पूरी तरह से उसकी लापरवाही के कारण थी। फैंग यी ने मन ही मन सोचा,
लेकिन यह ठीक है क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो गया है। वह छोटा सा कमीना शायद टुकड़ों में बिखर गया होगा। अध्याय 146 मार डालो। जैसे जैसे फूलों की बेलें धीरे धीरे बिखरती गईं, उनके पीछे फैंगी का पीला चेहरा प्रकट हुआ। हालांकि ठीक इसी समय हवा के फटने की आवाज गूंजी। यह सुनकर फैंगी डर से पीली पड़ गई और उसकी आंखों में तुरंत आतंक भर गया। 4 तलवारें चमक उठीं और फैंगी के सामने इतनी तेजी से पहुंची कि वह चकमा देने में पूरी तरह असमर्थ थी, और फिर उन्होंने सीधे उसके अंगों को छेद दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि 2 और तलवारें सीधे उसके पेट की ओर चलीं। नहीं! फैंगी ने तीखी चीख मारी। मानो उन्होंने फैंगी की आवाज सुन ली हो। दोनों तलवारें उसके पेट से सिर्फ आधा इंच की दूरी पर रुक गईं। जब उसने उन्हें रुकते देखा तो उसने तुरंत राहत की सांस ली, और फिर उसने यांग ये की ओर देखा जो दूर खड़ा था। उसकी आंखों में घमंडी भाव पूरी तरह से गायब हो गया था, और केवल सदमा और गहरा डर रह गया था। आत्मा क्षेत्र में अपनी शक्ति के साथ निष्पादित एक उच्च श्रेणी की गहन रैंक तकनीक का वास्तव में यांग ये द्वारा विरोध किया गया था जो केवल प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में था। उसने इसे कैसे पूरा किया? वास्तव में उसके पास अभी भी कौन से ट्रम्प कार्ड हैं? क्या वह एक राक्षस है? फैंगी के दिमाग में लगातार सवालों की एक श्रृंखला कौंध रही थी। तुम अभी भी जीवित कैसे हो सकती हो? फैंगी ने अपने दिल में सवाल उठाया। यांग ये ने फैंगी को कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक उच्च श्रेणी का हीलिंग टेलिस्मन उठाया और उसे अपने ऊपर लगा लिया। फिर वह धीरे धीरे फैंगी के पास गया। उसने फैंगी को देखा जो जमीन पर लेटा हुआ था, जबकि उसके मुंह के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दया की भीख मांगूं? फैंग यी के मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक उभरी जब उसने कहा, यांग ये, मैं स्वीकार करती हूं कि मैंने तुम्हें कमाका। इसलिए जैसा तुम चाहो वैसा करो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे तुमसे दया की भीख मांगने पर मजबूर कर सकते हो, तो तुम सपने देख सकते हो। आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास अपनी गरिमा थी। भले ही वह मौत से डरती थी, लेकिन वह यांग ये से दया की भीख बिल्कुल नहीं मांगेगी। अपनी गरिमा बनाए रखने के अलावा, वह बहुत स्पष्ट रूप से जानती थी कि दया की भीख मांगना अपमान मांगने से अलग नहीं है। तुम सच में अडिग हो। यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने अपना पैर उठाया और फैंगी के पेट पर रौंद दिया। फैंगी के चेहरे पर उस तीव्र दर्द की वजह से तुरंत ही विकृति आ गई जो उसने अनुभव किया था। उसके बाद उसके हाव भाव क्रूर हो गए और वह उन्मादी तरीके से दहाड़ने लगी। तुम छोटे कमीने, तुमने वास्तव में मेरे डेंटियन को अपंग कर दिया। उसके डेंटियन को अपंग बनाने का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि अगर यांग ये उसे जाने भी दे तो भी वह अपंग होने के भाग्य से ही मरेगी। यांग ये को यातना में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और उसने उसे सिर्फ इसलिए अपंग बना दिया था ताकि वह आराम से रह सके। अब उसने अभी तक उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसके मन में उसके लिए सवाल थे। भले ही उसने फ्लावर पैलेस की जांच की थी, लेकिन वह फ्लावर पैलेस के सदस्यों की ताकत के बारे में पता लगाने में पूरी तरह से असमर्थ था। इसलिए वह फैंग यी से फ्लावर पैलेस से जुड़ी जानकारी हासिल करना चाहता था। मुझे फूल महल और मेरी माँ के बारे में सब कुछ बताओ, और फिर मैं तुम्हें एक त्वरित मौत मरने की अनुमति दूंगा। अन्यथा मुझे तुम्हें यातना देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यांग ये ने उदासीनता से कहा क्योंकि उसने फैंग यी को देखा जो उसे नाराजगी से देख रहा था। फैंग यी ने यांग ये को नाराजगी से देखा। जब यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं, तो उसने अचानक कहा, पैलेस मास्टर मोनाक दायरे में है। पैलेस मास्टर के नीचे 26 एक साथ दायरे के विशेषज्ञ और अनगिनत स्पिरिट दायरे और किंग दायरे के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा एक सुप्रीम एल्डर है जो सीलबंद साधना में है। अगर वह साधना करते समय मर नहीं गई होती, तो उसकी ताकत पैलेस मास्टर से भी ज्यादा भयानक होती। यांग ये ने भौहें सिकुड़ी क्योंकि फ्लावर पैलेस की ताकत वाकई उसकी उम्मीदों से बढ़कर थी। इसमें वास्तव में एक मोनाक रियल्म विशेषज्ञ और एक सुप्रीम एल्डर था जो मोनाक रियल्म विशेषज्ञ से भी अधिक दुर्जय था। दूसरे शब्दों में, भले ही वह मोनाक रियल्म प्राप्त कर ले, उसके लिए फ्लावर पैलेस से निपटना असंभव होगा। शायद वह केवल किंवदंती के संत दायरे विशेषज्ञ बनकर ही दुनिया से फूल पैलेस को मिटा सकता था। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यह सब क्यों बताया? इस बीच फैंग यी ने अचानक यह सवाल पूछा। यांग ये ने अपने विचारों को रोका और उसकी ओर देखा क्योंकि वह यह जानने को उत्सुक था कि वह इतनी सहयोगी क्यों है। क्या तुम निराश महसूस करते हो? फैंग यी ने एक क्रूर मुस्कान प्रकट की। क्या तुम फूल महल की ताकत के बारे में पता लगाने से निराश महसूस करते हो? यांग ये, भले ही तुम अपने पूरे जीवन के लिए कड़ी मेहनत करो और एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ बन जाओ, फिर भी तुम्हारे लिए अपनी माँ को बचाना और बदला लेना असंभव होगा। अंत में तुम्हारी माँ को पैशनलेस क्लिफ के नीचे ठंडी हवाओं द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा, और उसके बेटे के रूप में तुम उसे मौत के घाट उतारते हुए देखने के अलावा कुछ भी करने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाओगे। ओह, तुम अभी भी एक काम कर सकते हो, तुम जाकर अपनी जान दे सकते हो। हा हा हा।
यांग ये ने आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, और जब उसने देखा कि आसमान में अंधेरा छा रहा है, तो उसने अपना सिर नीचे किया और उसे देखते हुए कहा, अगर तुम मुझे इस तरह से टूटने देना चाहती हो और मुझे भी तुम्हारी तरह निराशा में डूबते हुए देखना चाहती हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुमने गलत अनुमान लगाया है। मैंने शुरू में तलवार के एक ही झटके से तुम्हारी जान लेने का इरादा किया था, लेकिन मैंने देखा है कि तुम्हारे मरने का इससे भी ज्यादा उपयुक्त तरीका है। क्या तुम मुझे मारने से पहले मुझे अपमानित करना चाहते हो? बोलते हुए वह ठंडी हंसी। यांग ये ने जब यह सुना तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाया और फिर उसने उसे परखा। कहने की जरूरत नहीं कि उसके सामने खड़ी इस खूबसूरत महिला के पास कुछ संपत्तियां थीं। हालांकि क्या वह उसमें दिलचस्पी लेगा? अगर तुम पूरी तरह से नंगी भी हो जाओ तो भी मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। यह कहने के बाद यांग ये ने फिर से अपनी सांस बर्बाद नहीं की। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ 4 तलवारें जो उसे जमीन पर कील से जकड़े हुए थीं, उसकी तलवार की छाती में वापस आ गईं, और फिर वह उसे उठाकर डेथ एबिस की ओर भागा। डॉट 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 डॉट। मृत्यु रसातल के तल पर। भले ही फैंगी हिल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें हिल सकती थीं। इस समय वह उत्सुकता से इस जगह का आंकलन कर रही थी, जहां तक एक साल्ट रियल्म के विशेषज्ञ भी उतरने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। कुछ देर तक उसे आंकने के बाद उसने उसकी ओर देखा और कहा, छोटे कमीने, तुम वास्तव में क्या करने का इरादा रखते हो? यांग ये ने अपने हाथ से इशारा किया और उसकी उंगली पर मौजूद स्थानिक अंगूठी उसके हाथ में उड़ गई। उसने उसमें मौजूद चीजों पर नजर डाली, और जब उसने देखा कि उसमें सिर्फ 3000 से ज्यादा ऊर्जा पत्थर थे, तो उसे तुरंत थोड़ी निराशा हुई। यह फैंग ही वाकई गरीब है। उसके पास कुछ साधना तकनीकें और युद्ध तकनीकें थीं, लेकिन वह उन सभी को विकसित करने में असमर्थ था। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि फूल महल में केवल महिला शिष्यों को ही क्यों रखा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी तकनीकों को केवल महिलाएं ही विकसित कर सकती थीं। हालांकि यह कुछ न होने से तो बेहतर ही था, क्योंकि अगर वह इन खजानों को बेच देता तो निश्चित रूप से उसे काफी धन मिल सकता था। छोटे कमीने, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? फैंग यी ने एक बार फिर पूछा जब यांग ये चुप रही। यांग ये की नजर आखिरकार उस पर पड़ी जब उसने यह सुना, और उसने कहा, क्या तुम मेरे रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं थी? देखो, क्या मैं तुम्हें मौत की खाई की तह तक नहीं ले आया हूं जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता? अपनी थोड़ी ताकत बचाओ और इस जगह को अच्छी तरह से देखो। आखिरकार यह एक दुर्लभ अवसर है। नहीं, मुझे कहना चाहिए कि यह तुम्हारा आखिरी मौका है। फैंग यी कुछ देर चुप रही और यांग यी को देखती रही, फिर उसने कहा, सच कहूं तो तुम सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली हो जिसका मैंने सामना किया है। लेकिन तुम चाहे कितने भी राक्षसी क्यों न हो, तुम फूल महल को धमकी नहीं दे सकते। इसलिए तुम्हारी मां को मौत के घाट उतार दिया जाना तय है। तुमने वो ठंडी हवाएं नहीं देखी हैं, है ना? वहां कुछ सालों तक रहने की बात तो दूर, मैं वहां 1 घंटे भी नहीं रह सकती। वो हवाएं ब्लेड की तरह होती हैं और यहां तक कि घातक हीन ऊर्जा भी ले जाती हैं। इसलिए जब ये किसी व्यक्ति पर चलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे असंख्य ब्लेड उस व्यक्ति को काट रहे हैं। नहीं, यह उससे भी ज्यादा भयानक है। जब घातक यिन ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है, तो यह मेरिडियन और आंतरिक अंगों पर आक्रमण करती है, और इससे होने वाला दर्द शब्दों में बयां करना वाकई असंभव है। यांग ये ने कहा, तुम मुझे इतना क्रोधित करना चाहते हो कि मैं तुम्हें अभी मार डालूं। यांग ये, मुझे शीघ्र मृत्यु की अनुमति दो क्योंकि मैं कभी तुम्हारी मां के ही संप्रदाय की सहबहन थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि यांग ये क्या करने का इरादा रखता है, उसे इस जगह पर बहुत बुरा लग रहा था, और उसे यह महसूस होता रहा कि बैंगनी धुंध के भीतर से कोई उसे घूर रहा है। तुम्हें अभी इसका एहसास हुआ? यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी क्रूर हो गई जब उसने कहा, जब मेरी मां ने तुमसे मेरी बहन और मुझे जाने देने की विनती की थी, तो तुम्हें यह क्यों याद नहीं आया कि तुम दोनों एक ही संप्रदाय की सहोदर बहनें थीं? जब तुम उस समूह को मेरी बहन और मुझसे निपटने के लिए तलवार संप्रदाय में ले गई थी, तब तुम्हें यह क्यों नहीं याद आया? जब तुमने मुझ पर एक हत्यारा भेजा था, तब तुम्हें यह क्यों याद नहीं आया? तुमने इसके बारे में अभी क्यों सोचा है? जब वह यहां तक बोला, तो यांग ये अचानक रुक गया, और फिर उसने अपना सिर उठाया और आसपास की ओर देखा, इससे पहले कि उसके मुंह के कोनों में एक मुस्कान की झलक भर जाए। उसने कहा, तुमने 8वीं रैंक के डाकबीस्ट, नाइटबर्ड्स के बारे में सुना है ना? मैंने सुना है कि ये डाकबीस्ट मानव मस्तिष्क को खाना पसंद करते हैं। अगर तुमने अतीत में एक भी नहीं देखा है, तो तुम आज रात उन्हें जी भरकर देख सकते हो। जब उसने बोलना समाप्त किया, तो यांग यी ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया, और बैंगनी रंग का मिंक उसके कंधे पर दिखाई दिया। उसके बाद वह तेजी से पीछे की ओर चला गया। उसी समय बैंगनी धुंध के भीतर हरी आंखों की असंख्य जोड़ी चमक उठी। स्विश! एक तेज सीटी की आवाज के साथ जो आसपास गूंज उठी, ये हरी आंखें अचानक फैंग यी की ओर झुक गईं। फैंग यी की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके भीतर खुला आतंक उमड़ पड़ा। छोटे कमीने, मैं श्राप देता हूं।
उसकी आवाज अचानक बंद हो गई क्योंकि वह उन हरी आंखों की जोड़ी से घिर गई थी। एक सांस लेने से भी कम समय में वे नाइटबर्ड्स तितर बितर हो गए, जबकि फैंगी गायब हो गया और केवल खून का एक तालाब बचा था। फैंगी से निपटने के बाद सभी नाइटबर्ड्स ने एक साथ यांगे पर नजरें गड़ा दी। हालांकि उनमें से किसी ने भी यांगे के पास जाने की हिम्मत नहीं की। जाहिर है, उन्होंने उसके कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक को पहचान लिया था। अध्याय 147 सू किंगशी से दोबारा मुलाकात। पुस्तक 2 वास्तविकता कठोर है। असेंशन रैंकिंग शुरू होने में सिर्फ एक महीना बचा था, इसलिए यांगे ग्रैंड मायरीड माउंटेन में नहीं रुके। फैंगी से निपटने और डेथ एबिस के निचले हिस्से में अपनी चोटों से उबरने के बाद यांगे वापस टेलिस्मैन पीक की ओर भागे। टेलिस्मैन पीक पर वापस लौटने के बाद यांगे ने अपने गुरु लिनशान या बाओ एर को नहीं देखा। यहां तक कि उसकी छोटी बहन भी नहीं थी। इसलिए उसने जल्दी से लिनशान से संपर्क करने के लिए एक ट्रांसमिशन टेलिस्मैन का उपयोग किया, और लिनशान के साथ अपनी संक्षिप्त बातचीत के बाद उसे पता चला कि वे तीनों टेलिस्मैन पीक पर नहीं थे। यह पता चला कि लिनशान इंपीरियल कैपिटल की ओर चला गया था, और यह स्वाभाविक रूप से आरोही रैंकिंग के कारण था। टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन के सदस्यों को हर बार असेंशन रैंकिंग आयोजित होने पर जज के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिनशान को शुरू में असेंशन रैंकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि यांगे इस बार इसमें भाग लेने जा रहा है। इसलिए यांगे के गुरु के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से देखना था। इसलिए उसने असेंशन रैंकिंग में भाग लेने के लिए टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने का अनुरोध करने की पहल की थी। लिनशान की टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन में स्थिति के साथ उनके अनुरोध को स्वाभाविक रूप से बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लिया गया। बाओ र और लिटिल याओ के लिए बाओ र ऐसे रोमांचक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लिनशान का अनुसरण कैसे नहीं कर सकता था। जब बाओ र ने धमकियों और रिश्वत दोनों का सहारा लिया, तो लिनशान उसे पीछे छोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता था। इसके अलावा चूंकि यांगे टेलिस्मैन पीक पर नहीं था, इसलिए लिटिल याओ ने भी स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण किया था। यांगे स्वाभाविक रूप से सहज थी क्योंकि लिटिल याओ बाओ एर और उसके स्वामी के साथ थी। एल्डर म्यू के साथ पिछले कुछ महीनों के दौरान यांगे लगातार साधना कर रहा था, इसलिए तावीज़ों के ताव में उसकी उपलब्धियों में स्वाभाविक रूप से कोई सुधार नहीं हुआ था। अगर लिनशान को इस बारे में पता चला तो वह स्वाभाविक रूप से डांट से बच नहीं पाएगा। इसलिए यांगे जैसे ही तावीज़ शिखर पर लौटा, उसने अपने कमरे में प्रवेश किया और तावीज़ों को गढ़ने की तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। यांगे के तालिस्मैन पीक पर लौटने के दूसरे दिन सू किंगशी आ पहुंची। अपने कमरे में जब उसने सफेद पोशाक पहने सू किंगशी को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हो गई। कुछ महीनों तक अलग रहने के बाद उसके सामने यह महिला अभी भी पहले की तरह ही आकर्षक और अलौकिक सुंदरता से भरपूर थी। किसी अज्ञात समय से यांगे इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसके सामने खड़ी इस महिला के लिए उसके मन में स्नेह था। अगर वह उसे पसंद करता था तो वह उसे पसंद करता था, अगर वह उसे पसंद नहीं करता था तो वह उसे पसंद नहीं करता था। यांगे ने खुद को धोखा देने से इनकार कर दिया। बेशक वह जानता था कि अगर वह उसके साथ रहना चाहता है तो ऐसा करने में कठिनाई आरोही रैंकिंग के दौरान पहले स्थान पर कब्जा करने से कम नहीं थी। उसकी पहचान की तो बात ही छोड़िए, यह महिला उसे पसंद करती थी या नहीं, यह अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। हालांकि अब उसके पास इन सब के बारे में सोचने का समय नहीं था। अब वह बस इतना करना चाहता था कि असेंशन रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करे और असेंशन टोकन हासिल करे। तुमने प्रथम स्वर्ग क्षेत्र प्राप्त कर लिया है। यांगे को देखते ही सू किंगशी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी। हालांकि कुछ ही समय में उसकी नज़र सामान्य हो गई। यांगे की प्राकृतिक प्रतिभा खराब नहीं थी और उसके पास स्वर्ण तत्व की गहन ऊर्जा भी थी। इसलिए कुछ ही महीनों में प्रथम स्वर्ग क्षेत्र की दूसरी रैंक प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं थी। यांगे ने सिर हिलाया और कहा, आप शायद आज यहाँ किसी काम से आए हैं, है ना? सू किंगशी ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, एस्केंशन रैंकिंग 1 महीने में शुरू हो रही है और मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं ताकि आप देख सकें कि उन राक्षसी प्रतिभाओं के बीच लड़ाई कितनी क्रूर है। जब आप अगली एस्केंशन रैंकिंग में भाग लेंगे तो यह आपके लिए बहुत मददगार होगा। मैं इस दौर में भाग ले रहा हूं। यांगे ने दृढ़ स्वर में बोलते हुए उसकी ओर देखा। वह अगली असेंशन रैंकिंग का इंतजार कैसे कर सकता था? उसकी मां फ्लावर पैलेस में पीड़ित थी। सू किंगशी ने भौहें सिकोड़ी और कहा, तुम्हारे पास युद्ध करने के लिए अपने साधना क्षेत्र को पार करने की ताकत है, लेकिन आरोही रैंकिंग में भाग लेने वाले सभी प्रतिभाशाली लोगों में एक जैसी क्षमता है। इसके अलावा तुम्हारी साधना बहुत कम है क्योंकि व्यवहारिक रूप से भाग लेने वाले सभी प्रतिभाशाली लोगों ने कम से कम प्रथम स्वर्ग क्षेत्र की 5वीं रैंक प्राप्त की है। यह इस हद तक है कि कुछ लोग प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर हैं। तुम्हारी वर्तमान ताकत उनसे मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। यांगे ने कुछ नहीं कहा। तलवार की भावना की एक किरण सू किंगशी की ओर बढ़ी, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर सदमा दिखाई दिया। वह अनजाने में थोड़ा चिल्लाई।
क्या तुमने तलवार की भावना का दूसरा स्तर प्राप्त कर लिया है? यांग ये ने सिर हिलाया। सु किंगशी कुछ क्षण के लिए चुप रही, फिर उसने अपने दिल में उठे सदमे को दबाते हुए कहा, यह मेरे लिए आपको असेंशन रैंकिंग में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का और भी बड़ा कारण है। क्यों? यांग ये हैरान था। आरोहण रैंकिंग बहुत क्रूर है। सु किंगशी ने कहा, हर बार आरोहण रैंकिंग के दौरान कई प्रतिभाएं नष्ट हो जाती हैं। आरोहण रैंकिंग 6 महान शक्तियों और ग्रैंड किन साम्राज्य द्वारा प्रतिभाओं के लिए संघर्ष करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि है, लेकिन यह अन्य शक्तियों की प्रतिभाओं को समाप्त करने की एक विधि भी है। यदि आप आरोहण रैंकिंग के दौरान अपनी तलवार की मंशा प्रकट करते हैं, तो विभिन्न शक्तियों के प्रतिभाएं निश्चित रूप से आपको जीवित नहीं रहने देंगे, क्योंकि आपकी वर्तमान शक्ति और साधना उन्हें आपको नष्ट करने का सबसे अच्छा अवसर बनाती है। जब उसने यहाँ तक बात की, तो वह एक पल के लिए रुकी और बोली, अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के साथ, आप निश्चित रूप से अगले आरोही रैंकिंग से पहले प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के शिखर को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उस समय, आपके द्वारा समझे गए तलवार के इरादे और आपके पास मौजूद स्वर्ण तत्व की गहन ऊर्जा के साथ, आपके लिए आरोही रैंकिंग में स्थान प्राप्त करना बिल्कुल आसान होगा। आपके लिए अभी भाग लेना बहुत जोखिम भरा होगा, क्योंकि कई शक्तियां यह देखने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमारे तलवार संप्रदाय के पास एक बार फिर से उठने का मौका है। मैं इस साल भाग लेने पर जोर देता हूँ। यांग ये ने गंभीरता से बोलते हुए उसकी ओर देखा। क्या यह मेरे साथ हुए उस समझौते की वजह से है? सु किंगशी ने यांग ये की आंखों में देखा। यांग ये दंग रह गया, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, पूरी तरह से नहीं। संक्षेप में, मुझे आरोही रैंकिंग में भाग लेना है, और अगर मैं तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हूं तो मैं दूसरी शक्ति की तलाश करूंगा। मुझे बहुत खेद है, लेकिन एक कारण है कि मुझे भाग लेना है। भले ही उसका उसके साथ एक समझौता था, लेकिन उसकी मां उसके दिल में सबसे महत्वपूर्ण थी, और यदि आवश्यक हो तो वह उसके साथ इस समझौते को छोड़ भी सकता था। यदि आप अपनी वर्तमान ताकत के साथ भाग लेंगे तो आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सु किंगशी ने बेहद गंभीर तरीके से कहा। यांग ये ने पूछा, मैं तलवार की मंशा के दूसरे स्तर के साथ भी एक स्थान पर कब्जा करने में असमर्थ हूं। भले ही आपकी साधना कम हो, फिर भी आपके पास मौजूद तलवार इरादे के साथ आरोही रैंकिंग में स्थान प्राप्त करना आपके लिए संभव है। सु किंगशी ने कहा, हालांकि, यदि आप अपनी तलवार इरादे का उपयोग करते हैं, तो आप निश्चित रूप से विभिन्न शक्तियों द्वारा लक्षित होंगे। किसी अन्य शक्ति का उल्लेख नहीं करना, केवल भूत संप्रदाय के सदस्य ही आपको मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भूत संप्रदाय के अलावा, तलवार संप्रदाय के साथ खराब संबंध रखने वाली अन्य शक्तियां निश्चित रूप से ऐसा ही करेंगी। आपकी वर्तमान शक्ति उन सभी राक्षसी प्रतिभाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है, समझे? मुझे पता है कि आपने जो कहा वह सच है, लेकिन मैं फिर भी भाग लेना चाहती हूँ। यांग ये ने कहा, इसके अलावा, मैं उतनी कमजोर नहीं हूँ जितना आप सोचती हैं। मुझे अपनी ताकत पर एक नज़र डालने दो। अन्यथा, मैं तुम्हें आरोही रैंकिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दूंगा। भले ही तुम तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो। सु किंगशी ने कहा। यांग ये का दिल गर्म हो गया। पहले, उसने सोचा था कि इस महिला ने उसे आरोही रैंकिंग में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे डर था कि वह मारा जाएगा और अगले आरोही रैंकिंग के दौरान तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ होगा। हालांकि, जब उसने सुना कि उसने अब क्या कहा, तो उसे पता चला कि यह पूरी तरह से उस वजह से नहीं था, अन्यथा, उसने ऐसे शब्द नहीं कहे होते। यांग ये ने अपनी दाहिनी मुट्ठी फैलाई और उसकी मुट्ठी में हल्की सुनहरी चमक चमक उठी। सावधान। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की पहली सीटी हवा में तेजी से चली और सीधे सु किंगशी पर गिरी। सु किंगशी की हथेली यांग ये की मुट्ठी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। टकराना। सु किंगशी 2 कदम पीछे हट गई, उसके चेहरे पर हैरानी की लकीरें उभर आईं। उसने कहा, कितनी जबरदस्त ताकत है। भले ही उसने अपनी शक्ति का केवल 30% से भी कम उपयोग किया था और यह 30% प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में एक प्रोफाउंडर को आसानी से नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यांग यी के एक साधारण मुक्का से आसानी से वापस उड़ा दी जाएगी। मेरी शारीरिक शक्ति और रक्षा एक राजा रैंक डाकबीस्ट के बराबर है। यांग ये ने कहा, यह मेरे ट्रम्प कार्ड में से एक है। इन कुछ महीनों के दौरान तुम्हें कोई सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ मिली? सु किंगशी ने पूछा। यांग ये की ताकत में जबरदस्त बदलाव आया था, और किसी तरह की सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ के बिना इतनी तेजी से बढ़ना असंभव था। यांग ये ने उससे यह बात नहीं छिपाए और कहा, तुम्हें अभी भी डेथ एबिस के तल पर वह बुरा आदमी याद है ना? मैं पिछले कुछ महीनों से उसके साथ साधना कर रहा हूँ। सु किंगशी के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसे स्वाभाविक रूप से वह बुरा आदमी याद आ गया। उस बुरे आदमी की ताकत को चरम सीमा तक भयानक कहा जा सकता है, और उसे लगा कि उसके पिता, तलवार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु भी उस बुरे आदमी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि बुरा आदमी वास्तव में यांग ये का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार होगा। उन्होंने तुम्हें अपना शिष्य बना लिया? सु किंगशी ने पूछा। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, उन्होंने मुझे केवल मार्गदर्शन प्रदान किया।
मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मैं आरोही रैंकिंग में भाग लेने के लिए योग्य हूँ, है ना? सु किंगशी ने यांग ये की ओर देखा और एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम तलवार संप्रदाय के खिलाफ द्वेष रखते हो, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि तुम तलवार संप्रदाय में शामिल हो जाओगे। तुमने तलवार के इरादे को समझ लिया है, इसलिए तलवार संप्रदाय में शामिल होना तुम्हारे और तलवार संप्रदाय दोनों के लिए फायदेमंद है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। किंगशी, मैंने तलवार संप्रदाय को तब छोड़ दिया जब वह मेरी बहन और मुझे फूल महल को सौंपने के लिए सहमत हो गया। मैं आरोही रैंकिंग में तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने का कारण केवल आपकी वजह से हूँ। यदि आप तलवार संप्रदाय में मौजूद नहीं थे, तो सच कहा जाए तो मैं केवल तलवार संप्रदाय को दूसरे दर्जे की शक्ति में कम करने के लिए बहुत चिंतित हूँ। सु किंगशी ने हल्की सी आह भरी और फिर उसने इस विषय को टालते हुए कहा, मैं अब से आधे महीने में तुम्हें ढूंढने आऊंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सु किंगशी यहाँ और अधिक नहीं रुका और कमरे से बाहर चला गया। अध्याय 148 चर्चा। स्काई पीक, स्काई हॉल। इस समय स्काई हॉल में हमेशा की तुलना में बहुत अधिक चहल पहल थी। तालिस्मन पीक के शिखर गुरु के अलावा तलवार संप्रदाय के सभी अन्य 6 मुख्य चोटियों के शिखर गुरु यहाँ एकत्र हुए थे। आरोही रैंकिंग अब से 1 महीने बाद शुरू होगी और यह तलवार संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि यह अगले कुछ वर्षों में तलवार संप्रदाय के भाग्य से संबंधित था। यदि तलवार संप्रदाय का कोई व्यक्ति आरोही क्रम में ऊपर चढ़ने और प्रथम स्थान प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है, तो तलवार संप्रदाय बाहरी दरबार के शिष्यों की एक अच्छी संख्या की भर्ती करने में सक्षम हो जाएगा, पिछले कुछ वर्षों के विपरीत, जहां इसे केवल 10,000 से कम बाहरी दरबार शिष्यों की शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा था। अब आरोही रैंकिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवार वह मुद्दा बन गए थे जिस पर वरिष्ठ और शीर्षस्थ गुरु चर्चा कर रहे थे। उन्हें इस पर चर्चा क्यों करनी पड़ी? क्योंकि एक ही संप्रदाय से 10 से अधिक शिष्य आरोही रैंकिंग में भाग नहीं ले सकते थे। आंतरिक दरबार के शिष्यों में कुल 120 शिष्य हैं जो राजा क्षेत्र से नीचे हैं और 20 वर्ष से कम आयु के हैं। उनमें से 16 के पास आरोही रैंकिंग में भाग लेने की योग्यता है, जबकि उनमें से केवल 3 के पास रैंकिंग में ऊपर चढ़ने का मौका है। ये 3 शिष्य क्रमशः मुरोंग याओ, किनफैंग और एक वरिष्ठ आंतरिक दरबारी शिष्य ओयांग यान हैं। यहाँ तक कुछ बाहरी दरबार के बुजुर्ग भी इन तीनों से ताकत में कमतर हैं। इसलिए उन्हें निश्चित रूप से इस बार आरोही रैंकिंग में भाग लेना होगा। एक आंतरिक दरबारी बुजुर्ग ने धीरे से कहा। तलवार चलाने वाले बुजुर्ग यूलिन, जो आगे खड़े थे, और आसपास के सभी लोग भौंचक्के रह गए। व्यवहारिक रूप से आरोही रैंकिंग पर सभी राक्षसी प्रतिभाएं युद्ध करने के लिए साधना के अपने क्षेत्रों को पार करने में सक्षम थीं, फिर भी तलवार संप्रदाय के कई शिष्यों में से केवल 3 ही ऐसा करतब करने में सक्षम थे। अगर ऐसी ताकत शाही राजधानी की ओर बढ़ती, तो स्थिति निश्चित रूप से बहुत खराब होती। अगर भूत संप्रदाय ने मेरे तलवार संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों का सफाया करने के लिए विशेषज्ञ नहीं भेजे होते और उस वर्ष मेरे तलवार संप्रदाय से किसी को भी आरोही रैंकिंग पर चढ़ने नहीं दिया होता, तो मेरा तलवार संप्रदाय ऐसी स्थिति में कैसे गिर सकता था? मैं वास्तव में इससे अधिक कुछ नहीं चाहता कि मैं तुरंत अपने हाथ में तलवार लेकर भूत संप्रदाय पर हमला करूं और उन सभी लोगों का सफाया कर दूं जो न तो इंसान हैं और न ही भूत। चीहुओ खुद को किनारे से कोसने से रोक नहीं सका। भूत संप्रदाय का जिक्र सुनते ही यहाँ मौजूद लगभग सभी लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई। भले ही तलवार संप्रदाय उन सभी वर्षों पहले मूल विद्यालय और 2 महलों के साथ तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन यह भूत संप्रदाय और ब्राइटमून संप्रदाय से कमतर नहीं था। 6 महान शक्तियों में सबसे नीचे गिरने का कारण यह था कि भूत संप्रदाय ने अचानक तलवार संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों का सफाया करने के लिए विशेषज्ञों को भेजा था, जिन्हें उस समय आरोही रैंकिंग में भाग लेने के लिए भेजा गया था। यह ठीक इसलिए था क्योंकि उनके तलवार संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों को भूत संप्रदाय द्वारा मार दिया गया था, इसलिए तलवार संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति उस वर्ष रैंकिंग में ऊपर नहीं चढ़ पाया। चूंकि कोई भी व्यक्ति रैंकिंग में ऊपर नहीं चढ़ पाया, इसलिए तलवार संप्रदाय को स्वाभाविक रूप से 9 राज्यों में से कोई भी नहीं मिला। राज्य की बात तो दूर, उसे एक भी बड़ा शहर नहीं मिला, और यह ठीक इसी वजह से था कि समय बीतने के साथ तलवार संप्रदाय के भीतर शिष्यों की संख्या कम होती गई। यह कहा जा सकता है कि भूत संप्रदाय ने तलवार संप्रदाय को 6 महान शक्तियों में सबसे नीचे रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उस समय की घटना को अभी के लिए एक तरफ रख दो, यूलिन ने धीमी आवाज में कहा। कोई बात नहीं, हमारे तलवार संप्रदाय से किसी को इस बार रैंकिंग में ऊपर चढ़ना चाहिए। अन्यथा, अगर हम केवल तलवार संप्रदाय के आसपास के कुछ शहरों पर भरोसा करते हैं, तो हमारा तलवार संप्रदाय निश्चित रूप से अगले साल दूसरे दर्जे की शक्ति में सिमट जाएगा। उस समय हम वास्तव में तलवार संप्रदाय के पापी बन जाएंगे और अपने पूर्वजों से मृत्यु में मिलने में शर्मिंदा होंगे। यू हिंग, जो यूलिन के बगल में खड़ा था, ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, ऐसा नहीं है कि आप इस बात से अनजान हैं कि आरोही रैंकिंग कैसी होती है। हर एक प्रतिभागी प्रतिभाशाली लोगों में से एक प्रतिभाशाली है। भले ही हमने बहुत पहले से ही मुरोंग याओ, किनफैंग और ओयांग यान को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है,
लेकिन उनकी ताकत के साथ आरोही रैंकिंग पर हमला करना और खासकर भूत संप्रदाय द्वारा लक्षित किए जाने के दौरान कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। इसके अलावा मुझे मिली जानकारी के अनुसार भूत संप्रदाय के एक युवक जियुलुओ ने पहले स्वर्ग क्षेत्र की 8वीं रैंक पर रहते हुए वध की मंशा को समझ लिया है। वध का इरादा। आसपास के सभी लोगों के भाव एक साथ बदल गए। वध करने का इरादा क्या था? यह तलवार के इरादे जैसा ही था। यह इरादे का एक ऐसा रूप था जो इसे समझने वाले की ताकत को बहुत बढ़ा सकता था। उदाहरण के लिए, जब यांग ये ने अपनी तलवार की मंशा का इस्तेमाल किया, तो उसके विरोधियों को इससे रोका और दबाया जाएगा, जबकि इसके बजाय उसकी खुद की ताकत में बहुत सुधार होगा। ऐसी परिस्थितियों में उसके विरोधी बेहद वंचित स्थिति में होंगे। सरल शब्दों में कहें तो, जिन लोगों ने आशय को समझ लिया था, वे साधना के उसी क्षेत्र में रहने वालों के समक्ष व्यवहारिक रूप से अजेय थे। यू लिन की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने धीमी आवाज में कहा, यू हिंग, क्या यह सच है? यू हिंग ने सिर हिलाया और कहा, मुझे हाल ही में इसके बारे में पता चला। वह शायद भूत संप्रदाय का तुरुप का पत्ता है। मुरोंग याओ के अलावा मेरे तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्य शायद इस जियुलुओ के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं हैं। इसके अलावा एक बार जब वह जानबूझकर उस छोटी लड़की मुरोंग याओ को निशाना बनाता है, तो मुरोंग याओ के लिए रैंकिंग में ऊपर चढ़ना शायद बहुत मुश्किल होगा। दूसरी ओर, मुझे लगता है कि आप सभी शायद इस बात से स्पष्ट रूप से अवगत हैं कि क्या वह जानबूझकर उसे निशाना बनाएगा। आसपास मौजूद सभी लोग स्वाभाविक रूप से बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि भूत संप्रदाय और तलवार संप्रदाय के बीच दुश्मनी के साथ जियुलू जानबूझकर मुरोंग याओ को निशाना कैसे नहीं बना सकता था। उस बच्चे को मार डालो। ठीक इसी समय उनमें से एक ने ये शब्द कहे। यूलिन की आंखों में भी एक ठंडी चमक चमक उठी। इस बीच यू हिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह उचित नहीं है, क्योंकि भूत संप्रदाय ने निश्चित रूप से सावधानी बरती होगी। इसके अलावा जियुलू मुख्य समस्या नहीं है। मुख्य समस्या मूल विद्यालय और फूल महल के दृष्टिकोण हैं। अतीत में इन दोनों संप्रदायों ने हमेशा एक तटस्थ स्थिति बनाए रखी है। हालांकि मुझे लगता है कि ये दोनों शक्तियां भूत संप्रदाय का पक्ष लेने लगी हैं। अगर ये दोनों शक्तियां वास्तव में भूत संप्रदाय के पक्ष में खड़ी होती हैं, तो हमारे संप्रदाय के भाग लेने वाले शिष्य खतरे में पड़ जाएंगे। ओरिजिन स्कूल और फ्लावर पैलेस इस तरह से क्यों काम करेंगे? ची होंग ने खंडन किया। उनके और मेरे तलवार संप्रदाय के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, न ही हमारे संप्रदायों के हितों से संबंधित कोई विवाद है। तो वे भूत संप्रदाय का पक्ष क्यों लेंगे और आरोही रैंकिंग के दौरान मेरे तलवार संप्रदाय के शिष्यों को निशाना क्यों बनाएंगे? आप यांग ये के बारे में नहीं भूले हैं, है न? यू हिंग ने धीमी आवाज में कहा, उस दिन फूल महल हमारे तलवार संप्रदाय के पास उसे मांगने आया था, फिर भी वे उसे अंत में नहीं पा सके। मुझे लगता है कि फूल महल हमारे तलवार संप्रदाय से नाखुश है। भले ही यह मास्टर लिन शान की वजह से था, लेकिन क्या कोई गारंटी दे सकता है कि वे हमारे तलवार संप्रदाय पर अपना गुस्सा नहीं निकालेंगे? ओरिजिन स्कूल के लिए आपको शायद अभी भी मार्शल अंकल जुई से जुड़ी घटना के बारे में याद होगा, है न? मुझे लगता है कि ओरिजिन स्कूल के कई बुजुर्ग अभी भी नहीं भूले हैं कि मार्शल अंकल जुई ने इतने साल पहले क्या किया था। यांग, ये कौन है? एक शिखर गुरु ने अचानक यह प्रश्न पूछा। एक युवा व्यक्ति जिसने तलवार की मंशा को समझा। यू हिंग ने कहा, साथ ही वह मास्टर लिन शान का शिष्य है और वह मेरे तलवार संप्रदाय का शिष्य था। लेकिन उसने तलवार की मंशा को समझ लिया। कई लोगों के भाव बदल गए। प्रश्न पूछने वाले उस शीर्ष गुरु ने आश्चर्य से कहा, हमारे तलवार संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने तलवार के इरादे को कब समझा? यू हिंग, यू लिन, तुम दोनों ने इस बात को क्यों छुपाया? बाकी लोग भी यू लिन और यू हिंग को अप्रसन्नता से देख रहे थे। यू हिंग ने जोर से हंसते हुए कहा, वह मेरे तलवार संप्रदाय का शिष्य था, लेकिन अब वह नहीं है। शिखर गुरु दंग रह गए और फिर उन्होंने पूछा, क्यों? इस बीच यू लिन ने अपना सिर हिलाया, आह भरी, और कहा, यह मेरी गलती थी। उसके बाद उसने उस दिन जो कुछ हुआ था सब कुछ बता दिया। थोड़ी देर बाद उस शीर्ष गुरु ने अपना सिर हिलाया और हल्के गुस्से से कहा, वरिष्ठ भाई यू लिन, आपने इस मामले में वाकई एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है। आपके लिए यह अनजान रहना असंभव है कि तलवार की मंशा को समझने वाला व्यक्ति हमारे तलवार संप्रदाय के लिए क्या मायने रखता है। इसके अलावा वह युवक मास्टर लिन शान का शिष्य भी है, इसलिए वह एक तावीज मास्टर भी है। यदि आपने उस समय ऐसा निर्णय नहीं लिया होता, तो हमारे तलवार संप्रदाय के पास न केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होता जिसने तलवार की मंशा को समझा है, बल्कि हमारे पास एक ऐसा सहयोगी भी होता जो एक असाधारण तावीज मास्टर होता। एक अन्य शिखर गुरु ने कहा, वरिष्ठ भाई यू हिंग, मुझे पता था कि आप उस समय समग्र स्थिति पर विचार कर रहे थे, लेकिन इस मामले में आपको पता होना चाहिए कि इतने सालों पहले मार्शल अंकल जुई के साथ क्या हुआ था। अफसोस, यहाँ मौजूद सभी लोग मार्शल अंकल जुई के बारे में कैसे नहीं जानते थे, जिसका उल्लेख इस शीर्ष गुरु ने किया था। हालांकि अब दाओवादी जुई तलवार संप्रदाय का रक्षक था, लेकिन उसने तलवार संप्रदाय पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
जब तक तलवार संप्रदाय को जीवन और मृत्यु का क्षण नहीं मिला, अन्यथा वह तलवार संप्रदाय में वापस नहीं आएगा। वे सभी बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि भले ही दाओवादी जुई अभी भी तलवार संप्रदाय की रक्षा करने के लिए तैयार था, लेकिन वह अभी भी मूल विद्यालय के साथ हुई घटना के कारण उसे निष्कासित करने के लिए तलवार संप्रदाय के प्रति घृणा रखता था। यदि वह इससे उबर गया होता, तो वह अब 100 साल से अधिक समय तक तलवार संप्रदाय से दूर नहीं रहता। इतने सालों पहले की उस घटना ने न सिर्फ तलवार संप्रदाय को एक असाधारण प्रतिभा खोने का कारण बना दिया था, बल्कि इसने दक्षिणी क्षेत्र में तलवार संप्रदाय की प्रतिष्ठा को भी बहुत नुकसान पहुंचाया था। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसे संप्रदाय पर भरोसा करेगा जो अपने ही शिष्यों की बलि चढ़ा दे क्योंकि उसे दूसरी शक्तियों को नाराज करने का डर था। लेकिन अब तलवार संप्रदाय में एक बार फिर ऐसी घटना घटी थी। तो इन शीर्ष गुरुओं और बुजुर्गों को गुस्सा क्यों नहीं आता? अगर मुझे पता होता कि उसने तलवार की मंशा को समझ लिया है, तो मैं यह निर्णय नहीं लेता, भले ही मुझे फूल महल को अपमानित करना पड़ता। यू लिन ने अपने सिर को कड़वाहट से हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, यह मेरी गलती थी और मैं तलवार कमांडिंग एल्डर के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा जब संप्रदाय मास्टर अपने बंद दरवाजे की साधना से बाहर निकलेगा। उस बच्चे की मेरे तलवार संप्रदाय के बारे में पहले से ही राय है, इसलिए उसे फिर से संप्रदाय में शामिल करना असंभव है। हालांकि हमें अभी भी कोशिश करनी होगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, हमारा तलवार संप्रदाय उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता जिसने तलवार के इरादे को समझ लिया है। पहले वाला वह शीर्ष गुरु धीमी आवाज में बोला। आसपास के लोगों ने यह सुनकर सिर हिलाया। तलवार की मंशा को समझने वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति तलवार संप्रदाय के लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। अगर ऐसी प्रतिभा को अच्छी तरह से पाला जाए, तो वह तलवार संप्रदाय को कुछ 100 साल की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। अध्याय 149 सबको चौंका देना। बाहरी दरबार के बुजुर्ग एल्डर कियान के साथ उनके संबंध काफी अच्छे हैं। हम एल्डर कियान से इसे आजमाने के लिए कह सकते हैं। इस बीच यू हिंग ने अचानक कहा, हम केवल यही कर सकते हैं। यू लिन ने हल्की आवाज में आह भरी। ठीक इसी समय सु किंगशी हॉल में चली आई और उन्होंने यू लिन को देखते हुए कहा, मैं किसी को असेंशन रैंकिंग में भाग लेने के लिए सिफारिश करना चाहती हूँ। यू लिन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, किंगशी, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे तलवार संप्रदाय में अभी भी अन्य युवा प्रतिभाएं हैं? सु किंगशी ने अपना सिर हिलाया। यह यांग ये है। यहाँ उपस्थित सभी लोग यह सुनकर दंग रह गए और फिर यू हिंग अपने सदमे से उभरे और कहा, किंगशी, यांग ये तलवार संप्रदाय में फिर से शामिल होने के लिए तैयार है। सु किंगशी ने फिर से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वह सिर्फ इस साल के असेंशन रैंकिंग के दौरान तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। यू हिंग और यू लिन ने जब उसकी बात सुनी तो वे थोड़े निराश हुए और फिर यू लिन ने जोर से हंसते हुए कहा, किंगशी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यांग ये केवल नश्वर क्षेत्र में है ना? भले ही वह पहले से ही प्रथम स्वर्ग क्षेत्र प्राप्त कर चुका हो और तलवार की मंशा को समझ चुका हो, अगर वह अपनी वर्तमान ताकत के साथ आरोही रैंकिंग में भाग लेता है, तो उसके पास रैंकिंग में चढ़ने का कोई मौका नहीं है। आपको इस बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। मैंने व्यक्तिगत रूप से उसकी ताकत का परीक्षण किया है और यह किंग रियल्म विशेषज्ञ के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त है। सु किंगशी ने कहा, इसके अलावा उसकी तलवार की मंशा अब दूसरे स्तर पर आ गई है। आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। यू लिन ने गंभीरता से कहा, किंगशी, उसने वास्तव में तलवार की मंशा का दूसरा स्तर प्राप्त कर लिया है। सु किंगशी ने सिर हिलाया। जब उन्होंने उसे सिर हिलाते देखा तो सभी लोग पहले उत्साहित महसूस करते थे, फिर ऐसा लगता था कि वे कुछ सोच रहे हैं और उनके चेहरों पर उत्साह कड़वाहट में बदल गया। उनमें से यू लिन का चेहरा सबसे कड़वा था, क्योंकि उसके एक फैसले ने न केवल तलवार दाव में ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को तलवार संप्रदाय का शिष्य बनने से रोका था, बल्कि उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के मन में तलवार संप्रदाय के प्रति बुरी भावनाएं भी थीं। इसके अलावा तलवार संप्रदाय ने इस मामले के कारण फूल महल को भी नाराज कर दिया था। तो तलवार संप्रदाय ने वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं किया था, लेकिन नुकसान दोगुना हो गया था। आसपास का माहौल शांत हो गया। इस समय उन सभी का मूड आरोही रैंकिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवारों पर चर्चा करने का नहीं था और वे इस बारे में सोच रहे थे कि यांगे को तलवार संप्रदाय में वापस कैसे लाया जाए। क्योंकि यांगे ने तलवार के इरादे को समझ लिया था और यह स्पष्ट रूप से उसकी प्राकृतिक प्रतिभा को प्रदर्शित करता था। अब उसने बहुत ही कम समय में तलवार के इरादे का दूसरा स्तर प्राप्त कर लिया था और यह दर्शाता है कि तलवार दाव में यांगे की प्राकृतिक प्रतिभा उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। यदि तलवार संप्रदाय ने उसे बढ़ावा देने के लिए पूरे संप्रदाय की क्षमता का उपयोग किया, तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के रक्षक ताओवादी जुई से कमजोर नहीं होंगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद यूलिन ने कहा, यह मेरा निर्णय था। अब ऐसा लगता है कि मैं तलवार कमान के बड़े पद पर बने रहने के लिए वास्तव में उपयुक्त नहीं हूँ। अब से तलवार कमान के बड़े पद पर यू हिंग काबिज होंगे और मैं बंद दरवाजे की साधना से बाहर आने के बाद संप्रदाय के गुरु के सामने व्यक्तिगत रूप से अपनी गलतियां स्वीकार करूंगा।
अगर यांग ये ने सिर्फ तलवार के इरादे को समझ लिया होता तो भले ही यूलिन को अपने फैसले पर पछतावा होता, लेकिन वह खुद को सजा नहीं देता, क्योंकि भले ही दूसरे लोग थोड़ा नाराज महसूस करते लेकिन वे उसे दोष नहीं देते, क्योंकि उसने यह सब तलवार संप्रदाय के लिए किया था। लेकिन अब उसके पास खुद को दंडित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यूहेंग सहित आसपास के सभी लोग चुप रहे। यह चुप्पी मौन स्वीकृति के बराबर थी। हाँ, सभी ने मौन स्वीकृति के साथ यूलिन के निर्णय को स्वीकृति दी। चाहे यूलिन ने उस समय ऐसा निर्णय क्यों न लिया हो, यह एक तथ्य था कि उसने उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को निष्कासित कर दिया था जिसने तलवार की मंशा को समझ लिया था। किसी को इस गलती की जिम्मेदारी लेनी थी और यूलिन स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति बन गया था। सु किंगशी ने हल्की सी आह भरी। उसने उन्हें यांग ये की पूरी ताकत के बारे में नहीं बताया था, और अगर उसने ऐसा किया होता तो यूलिन को शायद और भी ज्यादा पछतावा होता। दरअसल सिर्फ यहाँ के लोग ही ऐसी घटना से पछताते नहीं, यहाँ तक कि ओरिजिन स्कूल और 2 महलों को भी निश्चित रूप से पछतावा होता अगर उनके साथ ऐसा होता। आखिरकार यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही था जिसने तलवार के इरादे को समझा था, और ऐसा व्यक्ति किसी भी संप्रदाय का स्तंभ था। उसे संप्रदाय से निष्कासित करना संप्रदाय की रीढ़ तोड़ने के बराबर था। किंगशी, तुमने उस दिन यांग ये और उसकी छोटी बहन को बचाया था। तुम्हारी राय में क्या उसे हमारे तलवार संप्रदाय में शामिल करना संभव है? यूहेंग ने पूछा। सु किंगशी ने अपना सिर हिलाया और कहा, यांग ये बहुत गर्वित है। चूंकि हमारे तलवार संप्रदाय ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है, इसलिए उसे तलवार संप्रदाय में शामिल करना पूरी तरह से असंभव है। हालांकि मैं इसे पूरा करने के लिए अभी भी पूरी कोशिश करूंगी। वह अपने रिश्तों को बहुत महत्व देता है, इसलिए अगर हमारा तलवार संप्रदाय उसे आगे बढ़ाने में सक्षम है तो हमारे पास अभी भी बहुत अच्छा मौका है। उसे ले जाएं, यूहिंग ने कहा। किंगशी, हमें इसके बारे में विस्तार से बताओ। सु किंगशी ने उन सभी पर नजर डाली और फिर बोली, मुझे लगता है कि सभी को यांग ये और फूल महल के बीच की दुश्मनी के बारे में पहले से ही पता है। यांग ये की माँ अभी भी फूल महल में पीड़ित है। अगर हमारा तलवार संप्रदाय उसकी मां को बचाने में उसकी मदद करता है तो मुझे लगता है कि उस पर तलवार संप्रदाय की अच्छी छाप जरूर पड़ेगी। उसके चरित्र के साथ उसे एक बार फिर संप्रदाय में शामिल करना संभव होना चाहिए। इस बीच यूलिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, किंगशी, तुम्हें फूल महल के भीतर उस नियम के बारे में पता होना चाहिए। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि यांग ये की मां केवल एक साधारण शिष्या थी, यहाँ तक कि फूल महल के मास्टर को भी उस नियम को तोड़ने से कोई मामूली परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। उस नियम को फूल महल की नींव कहा जा सकता है। अगर हमारा तलवार संप्रदाय यांग ये की मां को बचाने में मदद करता है तो हम वास्तव में फूल महल को पूरी तरह से अपमानित करेंगे। दर्द के बिना कोई लाभ नहीं है। आप सभी यांग ही और फ्लावर पैलेस के बीच खुद ही चुन सकते हैं। सु किंगशी ने उदासीनता से कहा। आसपास के कई लोग हिचकिचाने लगे, क्योंकि यांग ही के संप्रदाय के लिए फूल महल को पूरी तरह से अपमानित करना कोई छोटी बात नहीं थी, खासकर तलवार संप्रदाय की मौजूदा स्थिति को देखते हुए। थोड़ी सी भी गलती तलवार संप्रदाय को विनाश के खतरे में डाल सकती थी। क्या कोई और रास्ता नहीं है? यूहेंग ने पूछा। यांग ये के लिए फ्लावर पैलेस को अपमानित करना वास्तव में कोई छोटी बात नहीं थी, और उन्होंने खुद से निर्णय लेने की हिम्मत नहीं की क्योंकि इसके बड़े निहितार्थ थे। सु किंगशी ने उनकी ओर देखा और कहा, वरिष्ठ भाइयों, तलवार संप्रदाय की वर्तमान स्थिति के बारे में सोचो। मेरे तलवार संप्रदाय में उत्तराधिकारियों की कमी है। भले ही हमारे तलवार संप्रदाय से कोई इस बार आरोही रैंकिंग में चढ़ता है तो क्या मूल विद्यालय और 2 महलों का उल्लेख नहीं करना, हमारा तलवार संप्रदाय अन्य 2 संप्रदायों की ताकत की तुलना भी नहीं कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही हमारा तलवार संप्रदाय अभी भी 6 महान शक्तियों में से एक है, लेकिन यह 6 महान शक्तियों में सबसे नीचे माना जाता है। हमारे तलवार संप्रदाय के आसपास के कुछ शहरों के अलावा क्या हमारे तलवार संप्रदाय का पूरे दक्षिणी क्षेत्र में कोई और प्रभाव है? इसके अलावा दूसरे संप्रदायों के शिष्य हमारे तलवार संप्रदाय के बारे में क्या सोचते हैं? अतीत में केवल मूल विद्यालय और इंपीरियल अकादमी के शिष्य ही हमारे तलवार संप्रदाय के शिष्यों को नीची नजर से देखते थे, लेकिन अब केवल वे ही नहीं बल्कि 2 महल और अन्य 2 संप्रदाय भी हमारे तलवार संप्रदाय को नीची नजर से देखते हैं। अतीत में जो कबीले हमारे तलवार संप्रदाय के अधीन थे वे अपने कबीले के प्रतिभाशाली लोगों को हमारे तलवार संप्रदाय में भेजते थे, लेकिन क्या वे अब भी ऐसा ही करते हैं? यदि आप सभी ध्यान से जांच करें तो आप देखेंगे कि वे कबीले अपने कबीले के प्रतिभाशाली लोगों को हमारे तलवार संप्रदाय के आंतरिक दरबार के शिष्य बनने के बजाय मूल विद्यालय और 2 महलों के बाहरी दरबार के शिष्य बनने के लिए भेजते हैं। तलवार के एक ही वार से सभी तकनीकों को नष्ट करना, ये प्रशंसा के शब्द थे जो दक्षिणी क्षेत्र तलवार संप्रदाय को दिया करते थे, लेकिन अब यह प्रशंसा उपहास का एक रूप बन गई है। एक ही बार में यह सब कहने के बाद सु किंगशी ने बहुत गहरी सांस ली। उसी समय उसके दिल से गहरी उदासी और बेबसी की एक लहर उठी। तलवार संप्रदाय एक समय में प्रतिभाशाली था और इसके शिष्य अतीत में प्रसिद्ध थे।
यहाँ तक कि मूल विद्यालय को भी तलवार संप्रदाय की तलवार की धार से बचना पड़ा। फिर भी अब आसपास का माहौल शांत हो गया और सभी के चेहरे जल गए। ऐसा नहीं था कि वे इन समस्याओं से अनजान थे, लेकिन उन्होंने लगातार इससे बचने का विकल्प चुना था और उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार करने की पहल नहीं की। फिर भी अब सु किंगशी ने इसे बिना किसी भेदभाव के सामने रखा था, इसलिए इसे ढकने वाला कपड़ा गायब हो गया था। शर्मिंदगी से अपने चेहरे को गर्म महसूस करने के अलावा उन्हें और भी अधिक असहायता महसूस हुई। हमारे तलवार संप्रदाय को अब प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसे हमारे तलवार संप्रदाय की प्रतिष्ठा को फैलाने के लिए किसी की आवश्यकता है, ताकि दक्षिणी क्षेत्र में सभी को पता चल सके कि हमारे तलवार संप्रदाय में गिरावट नहीं आई है और हमारा तलवार संप्रदाय अभी भी तलवार के एक ही वार से सभी तकनीकों को नष्ट कर सकता है। क्या आप सभी को लगता है कि संप्रदाय की युवा पीढ़ी का कोई भी शिष्य ऐसा करने में सक्षम है? मुरोंग याओ बहुत दुर्जेय है और उसकी प्राकृतिक प्रतिभा अत्यंत राक्षसी है, लेकिन क्या वह अन्य संप्रदायों की प्रतिभाओं को रोक सकती है? दूसरी ओर, भले ही आंग ये अब ऐसा करने में असमर्थ हो, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी क्षमता है, क्योंकि उसने तलवार की मंशा को समझ लिया है। आप सभी को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तलवार की मंशा को समझने वाला शिष्य क्या दर्शाता है। सु किंगशी ने आगे कहा। थोड़ी देर बाद यूलिन ने कहा, किंगशी, तुमने जो कुछ भी कहा वह वाकई सही है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हम फैसला कर सकें। आखिरकार, अगर हम वाकई फूल महल के दुश्मन बन जाते हैं और यह भूत संप्रदाय के साथ मिल जाता है, तो हमारा तलवार संप्रदाय वाकई खतरे में पड़ जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा तलवार संप्रदाय इस समय किसी भी तूफान का सामना नहीं कर सकता। यू हिंग ने किनारे से कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आंगे में वाकई ऐसी ताकत है। अगर वह अभी भी हमारे तलवार संप्रदाय का शिष्य होता, तो मैं सहमत होता, भले ही हमें ग्लोवर पैलेस को नाराज करना पड़े। लेकिन अब वह अब हमारे तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं है। इसके अलावा, अगर हमारा तलवार संप्रदाय यांग ये की मां को बचाने के लिए कोई कदम उठाता है, तो इससे हमारे तलवार संप्रदाय और फूल महल के बीच युद्ध छिड़ने की बहुत संभावना है। अगर हम फूल महल के साथ युद्ध में उतरते हैं, तो भूत संप्रदाय निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। उस समय हमारे तलवार संप्रदाय को दोनों तरफ से घेर लिया जाएगा, और मैं वास्तव में ऐसी स्थिति को घटित होते हुए देखना नहीं चाहता। बाकी लोगों ने भी धीरे से सिर हिलाया। हालांकि सभी को उम्मीद थी कि आंग ये तलवार संप्रदाय में शामिल हो जाएगा, लेकिन यह निस्संदेह पूरे तलवार संप्रदाय को फूल महल को अपमानित करने और यहां तक कि आंग ये के लिए फूल महल के साथ युद्ध करने के लिए मजबूर करने के लायक नहीं था। दो संप्रदायों के बीच युद्ध के परिणाम कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें तलवार संप्रदाय सहन कर सकता था। सु किंगशी ने उन सभी पर नजर डाली और फिर बिना कुछ कहे वह पलटकर चली गई। उसने उनमें से किसी को भी दोष नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वे तलवार संप्रदाय के हितों के बारे में सोच रहे थे और पूरे तलवार संप्रदाय के साथ जुआ खेलने को तैयार नहीं थे। हालांकि, अगर तलवार संप्रदाय इसी तरह जारी रहा, तो क्या वास्तव में उसके पास कोई आशा थी? अध्याय 150 मुरोंग याओ। 5 दिन बाद, ठंडी हवा का झोंका, घने जंगल में, तलवार का संदूक जो बाओ ने यांग ये को दिया था, उसके सामने तैरने लगा, और एक निश्चित समय पर उसमें से अचानक 36 तलवारें आकाश में उछलीं। 36 तलवारें हवा में 36 प्रकाश किरणें खींचते हुए तलवारों में चली गईं। आकाश में, तलवारों ने अतीत की तरह अर्धबेल तलवार संरचना नहीं बनाई, और वे एक पंक्ति बनाने के लिए एक साथ जुड़ गईं। उसके बाद, वे एक बार ड्रैगन की तरह हवा में नाचने लगे। कुछ ही देर बाद 36 तलवारें अचानक एक साथ मिलकर एक विशाल तलवार का रूप ले लिया और वह चमकती हुई आकाश में उड़ती हुई सीधे नीचे जंगल की ओर चली गई। टकराना। जहां विशाल तलवार गिरी वहां अनगिनत पेड़ नष्ट हो गए। उसी समय, विशाल तलवार एक चट्टान की तरह थी जो विस्फोट के कारण टुकड़े टुकड़े हो गई थी और अनगिनत तलवारें आसपास की ओर हिंसक रूप से चल रही थीं। टकराना। चारों ओर प्रकाश की चमकदार किरणें उभरी और फिर लगातार जोरदार धमाके गूंजने लगे। केंद्र में विशाल तलवार के साथ, इस क्षेत्र के पेड़ एक साथ गिर गए, जिससे आसपास का वातावरण अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि, यह इसका अंत नहीं था। 26 तलवारें एक बार फिर आसमान में उछलीं और फिर उन्होंने एक घेरा बनाया जो बहुत तेज गति से घूम रहा था। क्योंकि वे बहुत तेजी से घूम रहे थे, तलवारें अब दिखाई नहीं दे रही थीं और कोई भी व्यक्ति केवल बीच हवा में घूमती तलवारों की बेहद चमकदार चमक देख सकता था। एक निश्चित समय पर 36 तलवारें अचानक चारों ओर की ओर बढ़ीं, और फिर वे तेजी से और सीधे नीचे जंगल के विस्तार की ओर चलीं, जो अस्त व्यस्त था। टकराना। अचानक जंगल से हवा की एक भयानक लहर उठी। वह जहां से भी गुजरी, वहां के सारे पेड़ पौधे उखड़ गए और जमीन पर तलवार के बेहद गहरे निशान उभर आए। अपने हृदय में आदेश लेकर 36 तलवारें बिजली की तरह सीधे उसकी ओर बढ़ीं, और फिर वे अचानक रुक गईं और उससे 3 मीटर दूर पहुंचते ही धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगीं। जब उसने अपने सामने पड़ी तलवारों को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जब वह दूसरे दिन फैंग यू से लड़ा, तो उसने लड़ाई में कई तलवारें खो दी थीं। सौभाग्य से, उसने जो तलवारें खोईं, वे सभी तलवारें गहन रैंक तक नहीं पहुंची थीं।
भले ही यह ऐसा था, फिर भी वह अपनी खोई हुई तलवारों को वापस पाने में असमर्थ था। हालांकि कल ही वह लिन शान के खजाने में गया था, फिर भी वह जो तावीज बनाने की सामग्री की खोज करने के लिए वहां गया था, उसने अचानक देखा कि खजाना सभी प्रकार के खजानों से भरा हुआ था। हालांकि उनमें से कोई भी विशेष रूप से अच्छा नहीं था, क्योंकि उन सभी को बाओ ए द्वारा लूट लिया गया था। लिन शान की स्वीकृति मिलने के बाद यांग ये की तलवार की छाती के भीतर की सभी तलवारों को गहन रैंक की तलवारों में बदल दिया गया था, और इससे इसकी ताकत पहले की तुलना में बहुत अधिक भयानक हो गई थी। यांग ये को लगा कि अगर उसने इन तलवारों को बढ़ाने के लिए अपनी तलवार की मंशा का उपयोग किया, तो एक राजा क्षेत्र विशेषज्ञ भी उनके हमलों को रोकने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा यांग यी ने देखा कि तलवार की छाती में केवल एक ही प्रकार का हमला था। वह वास्तव में अपनी तलवार नियंत्रण तकनीक के साथ तलवारों को नियंत्रित करते हुए अनगिनत प्रकार के हमलों का उपयोग कर सकता था। अगर यह कहा जाता है कि यह तलवार की छाती पहले कठोर और सीमित थी, क्योंकि यह केवल अर्धबेल तलवार गठन के अनुसार ही हमला कर सकती थी, तो यह कहा जा सकता है कि अब उसके हाथों में यह जीवंत हो गई है। क्योंकि तलवार नियंत्रण तकनीक के साथ तलवार की छाती अर्धबेल तलवार गठन के दायरे से बाहर निकल गई थी और अब केवल 36 तलवारों तक सीमित नहीं थी। अचानक यांग ये ने पलट कर देखा, क्योंकि एक महिला उसके पीछे खड़ी थी। महिला ने एक लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी। वह बहुत खूबसूरत दिख रही थी और उसका शरीर बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। वह कोई और नहीं बल्कि मुरोंग याओ थी, जिससे यांग ये पहले भी मिल चुकी थी। मुरोंग याओ की आंखों में आश्चर्य और उत्साह साफ झलक रहा था जब उसने यांग ये के इर्द गिर्द घूमती 36 तलवारों को देखा। यांग ये के चेहरे पर एक गंभीर भाव था जब वह उस महिला को देख रहा था जो उसके सामने खड़ी थी, क्योंकि उसने वास्तव में यह नहीं देखा था कि यह महिला उसके पीछे कब आ गई थी, और उसे लगा कि यह थोड़ा ज्यादा भयानक था। तार्किक रूप से कहें तो अगर कोई आ रहा होता तो छोटा लड़का उसे पहले ही सूचित कर देता, फिर भी छोटा लड़का उसे सूचित क्यों नहीं कर पाया? क्या ऐसा हो सकता है कि छोटा लड़का भी इस महिला को नोटिस नहीं कर पाया? यांग ये ने छोटे से लड़के से इस बारे में पूछने के इरादे से उसके शरीर में झांका। हालांकि जब उसने छोटे लड़के को देखा तो वह समझ नहीं पाया कि हंसे या रोए। इसके अलावा अब उसे पता चल गया था कि छोटे लड़के ने उसे क्यों नहीं बताया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह छोटा लड़का गहन ऊर्जा के कुंड में खर्राटे ले रहा था। हालांकि ऐसा था, यांग ये अभी भी उस महिला से थोड़ा डरा हुआ था जो उसके सामने खड़ी थी। किसी और बात का जिक्र किए बिना सिर्फ उसकी अपनी क्षमता से उसके पीछे पहुंचने की क्षमता ही उसके लिए उसे गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त थी। यह कौन सी तलवारबाजी तकनीक है? मुरोंग याओ सबसे पहले बोला। आप यहाँ कब आए? यांग ये ने सवाल करते हुए जवाब दिया। जब तुमने तलवार चलाने की तकनीक अपनाई थी। यांग ये ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, क्योंकि उसने तलवार नियंत्रण तकनीक को क्रियान्वित करने की पूरी प्रक्रिया देखी थी। जब उसने यहाँ तक सोचा तो यांग ये अपने दिल में थोड़ा नाखुश था। साथ ही उसने फैसला किया कि वह भविष्य में साधना शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि छोटा लड़का जाग रहा है। जब से मैं तलवार संप्रदाय में हूँ, मैंने कभी भी ऐसी तकनीक नहीं देखी जो तुमने अभी आजमाई है। तुम वास्तव में एक ही समय में इतनी सारी तलवारों को नियंत्रित करने और उनसे हर तरह के हमले करवाने में सक्षम थे। इसके अलावा इन हमलों की ताकत बहुत भयानक थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह कौन सी तकनीक है? मुरोंग याओ ने बहुत ही ईमानदारी से पूछा। यांग ये एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, तलवार नियंत्रण तकनीक। उसने पूरी प्रक्रिया देखी थी, इसलिए उसे लगा कि उससे इसका नाम छिपाना जरूरी नहीं है। मुरोंग याओ की आंखें चमक उठी जब उसने कहा, क्या यह मेरे तलवार संप्रदाय की तकनीक है? अगर ऐसा है तो मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह मेरी अपनी तकनीक है। यह तलवार संप्रदाय से संबंधित नहीं है। यह कैसे संभव हो सकता है? मुरोंग याओ थोड़ा चकित था। जहां तक उसका सवाल था, ऐसी बेजोड़ परिष्कृत तलवार तकनीक का तलवार संप्रदाय से संबंधित न होना असंभव था। आखिरकार अगर यह तलवार के मामले में था तो मूल विद्यालय भी तलवार संप्रदाय की तुलना में नहीं हो सकता था। क्या मेरे पास तुम्हें धोखा देने का कोई कारण है? यांग ये ने उदासीनता से कहा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मुरोंग याओ ने कहा, मुझे आपकी इस तकनीक में बहुत दिलचस्पी है। ओह, यांग ये ने आगे कहा, मुझे कई चीजों में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे मेरी हैं। मैं इसके बदले में दूसरी तलवार तकनीकें अपना सकता हूँ। मुरोंग याओ ने प्रस्ताव रखा। उदाहरण के लिए, वह गुप्त तकनीक जिसका मैंने अपनी आभा को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया था। मैंने देखा कि तुम इससे बहुत हैरान हो गए थे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं सचमुच बहुत हैरान था, लेकिन मुझे कोई आदान प्रदान करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई भी मुझे मना नहीं करता। मुरोंग याओ की अभिव्यक्ति धीरे धीरे बर्फीली ठंडी हो गई। यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, यदि आप मुझ पर हमला करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि तलवार संप्रदाय अपने उम्मीदवारों में से एक को खो देगा जो कि आरोही रैंकिंग में भाग लेगा। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप इसे आजमा सकते हैं।
मुरोंग याओ मुस्कुराई और उसकी मुस्कान थोड़ी आकर्षक थी जब उसने कहा, आंतरिक दरबार के शिष्यों ने कहा कि तुम बहुत घमंडी और बेहद घमंडी हो। माना जा सकता है कि मैंने आज इसका अनुभव किया है। लेकिन क्या तुम सच में मुझे मारने की अपनी क्षमता में आश्वस्त हो? भले ही तुमने पहले जो तलवार की तकनीक अपनाई थी, वह इतनी भयानक थी कि वह एक राजा दायरे के विशेषज्ञ को भी मार सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें ईमानदारी से बता दूं, अगर तुम इसी पर भरोसा कर रहे हो, तो यह पर्याप्त नहीं है। अपने दिल में आदेश लेकर, उसके चारों ओर घूम रही तलवारें तलवार की पेटी में वापस आ गईं, और फिर उसने तलवार की पेटी को अपने भंवर डैंटियन में रख दिया। उसके बाद, उसने कहा, व्यवहारिक रूप से यहाँ कोई नहीं आता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम मुझे ढूंढने आए हो। बताओ, तुम मुझे ढूंढने क्यों आए हो? उसका उसके साथ ऐसी व्यर्थ बातों पर बहस करने का कोई इरादा नहीं था। आप एसेंशियन रैंकिंग में भाग लेने जा रहे हैं? मुरोंग याओ ने पूछा। यांग ये ने सिर हिलाया। मुझे शुरू में समझ में नहीं आया कि तलवार संप्रदाय ने प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के दूसरे रैंक के किसी व्यक्ति को आरोही रैंकिंग में भाग लेने की अनुमति क्यों दी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। आपकी उस तलवार तकनीक के साथ आंतरिक दरबार के सभी साथी आपसे कमतर हैं, मुरोंग याओ ने कहा। आप मुझे सिर्फ यह देखने के लिए ढूंढने आए थे कि क्या मेरे पास असेंशन रैंकिंग में भाग लेने की योग्यता है। यांग ये ने मुरोंग याओ को देखते हुए कहा। वह मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन अब और नहीं। डेथ माउंटेन रेंज पर एक किंग रैंक डाकबीस्ट है और हम में से कुछ शिष्य जो असेंशन रैंकिंग में भाग ले रहे हैं, उस किंग रैंक डाकबीस्ट का शिकार करके उसे मारने का इरादा रखते हैं। सबसे पहले, हम संप्रदाय से योगदान अंक प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरी बात, हम खुद को संयमित कर सकते हैं। क्या आप हमारे साथ जुड़ने में रुचि रखते हैं? किंग रैंक डाकबीस्ट से लड़ने में सक्षम होना एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। तुम उस पृथ्वी भालू राजा को मारने का इरादा रखते हो? यांग ये चौंक गया। मुरोंग याओ ने सिर हिलाया और पूछा, यह क्या है? क्या तलवार संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को इस बारे में पता है? यांग ये ने यह सवाल पूछते हुए भौहें सिकोड़ी। मुरोंग याओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह निर्णय कुछ शिष्यों के बीच निजी तौर पर लिया गया था जो असेंशन रैंकिंग में भाग ले रहे हैं, और हमने बड़ों को सूचित नहीं किया। यांग ये का चेहरा उतर गया जब उसने पूछा, यह प्रस्ताव किसने दिया? ओयांग यान। मुरोंग याओ ने कहा, क्या हुआ? कोई समस्या है? नहीं, मुझे दूसरे काम निपटाने हैं, इसलिए मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये मुड़ा और घाटी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। हालांकि, उसकी भौहें लगातार कसकर एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। मुरोंग याओ की खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। थोड़ी देर बाद, उसने अपना सिर हिलाया और घाटी से बाहर निकल गई। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।